हम लोग बात करने वाले थे आपका 165 पर, जो पूर्व की सीआरपीसी में 146 है, और इसमें भी प्रयुक्त शब्दों के कारण काफी समय तक ये ऐसा समझा जाता रहा है कि 145 यानी पूर्व की 164, वो सॉरी पूर्व की 145 और वर्तमान की 164, ये पूर्व की 146 इससे अलग है और वर्तमान की जो 165 है उससे अलग है। मतलब दोनों धाराएं अलग अलग है और दोनों धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्ति अलग अलग है। ऐसा भ्रम 165 सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे इसके कारण से पैदा होता था। क्या कहता है, यदि धारा 164 की उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपत्तिक समझता है अथवा यदि वह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से किसी का धारा 164 में यथा निर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, अथवा यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता है कि उस समय उनमें से किसका कब्जा विवाद की विषय वस्तु पर था, तो वह विवाद की विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति होने के बारे में उसके पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर देता। आगे की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, जिसे हम लोग 74 पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो उसमें आ रहा था कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसे सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और वो उसकी सलाह और सहायता से काम करेगा। लेकिन कुछ लोगों का विचार यह था कि चूंकि 53 ऐसा कहते हैं कि राष्ट्रपति या तो स्वयं और या अपने अधीनस्थों के माध्यम से अपने में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग इस संविधान के अनुसार कर सकेंगे। तो कुछ लोगों का मत था कि चूंकि संविधान का भाग अनुच्छेद 74 भी है, इसलिए अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय ये निर्णय कर सकते हैं कि वे या तो स्वयं कोई काम करेंगे और या अपने अधीनस्थों के माध्यम से, और यदि वे निर्णय लेते हैं कि वे किसी काम को अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे तो उन्हें सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद की सलाह के मुताबिक उन्हें काम करना होगा। लेकिन अगर वे ये तय करते हैं कि वे स्वयं सारा काम करेंगे तो फिर मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को वे बाध्य नहीं है। और इस बात को समर्थन आज सुबह क्लास चली नहीं तो हम लोग बात करते, इस बात को जो समर्थन दे रहे थे वो इस बात से दे रहे थे कि आगे जो 74 और 75 में लिखा है वो ये लिखा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो उनका कहना यह था कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, जिस समय लोकसभा नहीं होगी, उस समय यह मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? भाई लोकसभा तो है ही नहीं, लोकसभा तो डिसॉल्व हो चुकी है। तो इसका मतलब यह निकला कि 74 को इस प्रकार पढ़ना ही ठीक है कि राष्ट्रपति या तो स्वयं भी काम कर सकते हैं और या अपने अधीनस्थों के माध्यम से भी काम कर सकते हैं, और जब अधीनस्थों के माध्यम से काम करने का निर्णय लेंगे तब उन्हें सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और तभी ये क्लास उन पर लागू होगा कि वे अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से ही काम करेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये तर्क उठा था। इस तर्क पर विस्तार से बात होगी जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे, तब इस तर्क पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन मोटे में इस तर्क की व्याख्या जिस केस में हुई उसमें यूएन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बात की है और उन्होंने ये कहा, जो नटशेल में कहा है वो बात हम कह देते हैं क्योंकि वही प्रासंगिक है। उन्होंने नटशेल में ये कहा कि ना अनुच्छेद 52 ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 74 ये कहती है
कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, वो सलाह ले न ले, चलो आप ही की मान लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट यही मान लेते हैं कि सलाह लेने या न लेने का हक उन्हें है, लेकिन फिर भी मंत्रिपरिषद न हो ऐसी स्थिति कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, और आगे उन्होंने इस तर्क को आगे बढ़ाया है और फिर यूएन राव में ये फाइंडिंग आई कि नो, ये स्थिति नहीं है, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए हमेशा मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से ही वे काम करेंगे। वो कैसे कैसे चीजें विकसित हुई हैं वो जब हम उस पर बात करेंगे तब करेंगे। लेकिन आर्टिकल्स में लिखी भाषा, उपबंधों में प्रयुक्त भाषा, इसके कारण इस प्रकार के भ्रम निर्मित होते हैं और इन भ्रमों का निवारण इसे करना ही न्यायपालिका का काम होता है और इसी का अर्थान्वयन वो करते हैं। वो कानून लेट डाउन नहीं करते, वो कानून बनाते नहीं हैं। इसलिए आप लोग जैसे कहा करते हैं ना, आम समाज की तरह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, महत्वपूर्ण ये है कि बेयर में क्या लिखा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा है जो बेयर में लिखा है। ये अलग बात है कि बेयर को हम समझ नहीं सके थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को समझाना पड़ा है, और सबको अगर समझाने की शक्ति दे दी जाए तो एक अव्यवस्था पैदा हो जाएगी, इसलिए एक व्यवस्था बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट को अधिकृत व्याख्याकार ये बना करके स्थापित किया गया है। इससे अधिक सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका है नहीं और ना इससे अधिक सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका माननी चाहिए। और इससे अधिक सुप्रीम कोर्ट की भूमिका जब आप मानते हैं तभी ये छोटे बड़े का जो कॉन्सेप्शन है कि सरकार छोटी और विधायिका बड़ी और सुप्रीम कोर्ट बड़ा और छोटा, ये कॉन्सेप्शन प्रारंभ होते हैं। है क्या कि अज्ञान ये समस्त प्रकार के भयों को जन्म देता है। ठीक है, आप कोर्ट से डरते क्यों हैं? इसलिए क्योंकि कोर्ट की भूमिका ही आपको नहीं मालूम है। अज्ञान भय देता है। आपको अपनी सामर्थ्य का अगर ज्ञान आ जाए तो फिर भय खत्म हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो जब पानी में तैरना, ठीक है, बत्तख अपने बच्चे को सिखाती है तो वो डर तो उसे लगता ही है, पहली बार पानी में थोड़ी उतर जाता है, जबकि वो तैरने की नैसर्गिक प्रतिभा उसके पास है, ईश्वर के यहां से लेके आया है। जैसे ही वो धक्का देके पानी में उतारेगा वो तैरना सीख जाएंगे, लेकिन एक डर है कि शायद तैर पाएंगे या नहीं। तो कोर्ट के प्रति जो डर दिखाई देता है लोगों में, वो कोर्ट की भूमिका न पता होने के कारण दिखाई देता है। अन्यथा कोर्ट की भूमिका इससे अधिक कुछ है ही नहीं कि वो अधिकृत व्याख्याकार हैं, वो चीजों के बारे में अधिकृत रूप से बता सकते हैं कि चीजों के अर्थ क्या हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहां भी जब हम देखेंगे सेक्शन 165 को, तो कहता है यदि धारा 164 की उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपत्तिक समझता है, यहां तक तो बात समझ में आई। 164 सब सेक्शन 1 में उसने ऑर्डर प्रिलिमिनरी ड्रॉन अप किया, ठीक है, उसकी तामील, ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इस समय उसने मामले को आपत्तिक समझा तो उसने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी, बात समझ में आती है। लेकिन आगे कहता, अथवा यदि वह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से किसी का धारा 164 में यथा निर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, अथवा यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता है, तो यह स्थिति तो तभी आएगी जब पूरी कार्यवाही चल चुकी होगी। जब तक कार्यवाही पूरी नहीं चलेगी तब तक यह स्थिति तो आनी ही नहीं है, क्योंकि वो ये समाधान कैसे कर पाएगा कि कब्जा था किसी का या नहीं था। इस संबंध में जो समाधान है ये तो तभी हो सकता है जब कार्यवाही पूरी चल जाए, ठीक है, पूरी चल जाए तब या तो वो इस समाधान पर पहुंचेगा कि विवाद की विषय वस्तु पर किसी का कब्जा था, और या इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि हमें पता ही नहीं लग पा रहा है कि आखिर किसी का कब्जा था या नहीं था, और था तो किसका था। यह स्थिति तो एकदम लास्ट में आने वाली है। तो क्या 146 वन की ताकत
क्या 146 वन की ताकत, यानी वर्तमान में 165 वन की ताकत उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उस समय उपलब्ध नहीं है जब वो धारा 164 सबसेक्शन 1 के अधीन आदेश का को, ठीक है, आदेश का डेवलप करने के बाद कार्यवाही को आगे बढ़ा रहा है और वास्तविक कब्जे के तथ्य के संबंध में अपना समाधान करने का प्रयत्न कर रहा है। क्या उस समय 146 वन में वर्णित ताकत ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को प्राप्त है या नहीं है? सवाल ये है। 146 वन की ताकत क्या है ये आगे देखेंगे। अभी इस पर हम बात ही नहीं कर रहे कि 146 एक की ताकत है क्या, या 146 एक में मजिस्ट्रेट कर क्या सकता है, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। और जब भी हम 146 कर रहे हैं तो आप वर्तमान में 165 अपने आप कर लेंगे। जब भी हम 145 बोल रहे हैं तो आप 164 अपने आप कर लेंगे। तो सवाल यह पैदा हो रहा है कि 146 वन की ताकत कोई हो, क्या है देख लेंगे। अभी पहला सवाल यह है कि 146 वन की जो भी ताकत है वो मजिस्ट्रेट को क्या उस समय उपलब्ध नहीं है जिस समय मजिस्ट्रेट ने 145 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की। और अगर ये मान ले तो फिर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, फिर क्या कहता है, यदि धारा 164 के उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपत्तिक समझता, किसी भी समय, ठीक है भाई, किसी भी समय, तो 3 स्थितियों का वर्णन किया उसने। ये कहा कि किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपत्तिक समझता है, अथवा यदि वह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से किसी का धारा 164 में यथा निर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, अथवा यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता है। यानी 2 स्थितियां तो ऐसी हैं जिनमें कार्यवाही जब पूरी चल जाएगी तभी वो 2 स्थितियां पैदा हो सकती हैं। भाई अपना या तो समाधान कर पाएगा और या अपना समाधान नहीं कर पाएगा। दोनों ही दशाएं तब पैदा होंगी जब कार्यवाही पूरी चल चुकी होगी। वो कार्यवाही जो उसमें 164 सबसेक्शन 1 में है, पुलिस की रिपोर्ट या अन्य इत्तिला प्राप्त होने पर कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर भूमि या जल से संबंधित कोई ऐसा विवाद विद्यमान है जिससे शांति भंग होने की आशंका है, ठीक है, ये समाधान होने के बाद उसने लिखित आदेश द्वारा, ठीक है, तात्विक तथ्यों का कथन करते हुए विवाद के पक्षकारों को अपने समक्ष आहूत किया था कि वे आए, ठीक है, और विवाद की विषय वस्तु पर अपने कब्जों के दावों के संबंध में लिखित कथन प्रारंभ करें, ठीक है, प्रस्तुत करें। और इस आदेश की तामील उसने उन लोगों पर कराई थी, ठीक है ना। तो कार्यवाही तो उसी क्षण शुरू हो गई थी, उस क्षण शुरू हो गई। और यहां यह कहता है कि 164 की उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात किसी समय, यानी उसने जैसे ही आदेश किया बस तत्काल उसे 146 वन की ताकत मिल गई है। हम अभी बात ही नहीं कर रहे कि 146 वन में ताकत है क्या, उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो भी ताकत है वो इसी क्षण मिल गई है उसे, ऐसा लगता है इसे पढ़ने पे। और जब अगले लाइन पढ़ते हैं, अगले शब्द पढ़ते हैं, कहता अथवा यदि वह विनिश्चय करता है, और अथवा शब्द ये प्रयुक्त है। और जब अथवा प्रयुक्त है तो चाहे ये कंडीशन हो और चाहे सेकंड हो और चाहे थर्ड हो, ठीक है। थर्ड कंडीशन का अथवा यदि वह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से किसी का धारा 164 में यथा निर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, अथवा यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता कि उस समय उनमें से किसका कब्जा ऐसे विवाद की विषय वस्तु पर था, ठीक है। यानी 146 वन की ताकत जो भी है वो बेयर रीडिंग से ऐसा लगता है कि तीनों ही दशाओं में मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। लेकिन 2 स्थितियां एकदम सारी सुनवाई पूरी होने के बाद ही आएंगी। और पहली स्थिति जैसे ही ऑर्डर उसने ड्रॉन अप किया
उसके बाद आ जाएगी। तो ऐसे में सही अर्थान्वयन क्या है कि मजिस्ट्रेट को आखिर 146 की जो भी शक्ति हो वो प्राप्त किस समय होती है? ठीक है, क्या संपूर्ण कार्यवाही चलने के बाद, या 146 की कार्यवाही उसने जैसे ही शुरू की तत्काल? तो इस विषय पर पहले बहुत मतभेद था, विभिन्न उच्च न्यायालयों के विभिन्न मत थे, लेकिन अब उच्चतम न्यायालय ने यह तय कर दिया है कि 145 और 146 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आप दोनों को अलग करके नहीं पढ़ सकते, क्योंकि दोनों शांति भंग के संबंध में बात करती हैं। आपने 145(1) का आदेश ड्रॉअप किया, ड्रॉअप करने के बाद पक्षकार बुलाए और उनसे कहा आपने अपने वास्तविक कब्जे के दावों के संबंध में अपना लिखित कथन प्रस्तुत करें, कब्जे के गुणावगुण विषय नहीं। देखिए, हमने उस दिन भी कहा था कि चीज पर वास्तविक कब्जा होना दूसरी बात है और गुणावगुण पर आधारित कब्जा होना दूसरी बात है। चीज पर वास्तविक कब्जा आपका हो सकता है, लेकिन अगर हम आपके कब्जे के गुण और अवगुण की परीक्षा करें तो पता यह लग सकता है कि आप अतिचारी हैं, आपको उस वस्तु पर कब्जा रखने का कोई हक नहीं है। वस्तु पर वास्तविक कब्जा ये डिफरेंट बात है, और कब्जा विषयक गुणावगुण ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। इसलिए कब्जा जो 145(1) में परीक्षित किया जाएगा वो वास्तविक कब्जा है। वास्तविक कब्जे के दावों के संबंध में लिखित कथन अपना प्रस्तुत करें, यह अपेक्षा 145 में होगी, क्योंकि कब्जे के गुणावगुण के विषय पर निर्णय करने का हक, अर्थात वह भूमि या जल जिसके संबंध में विवाद है, उस भूमि या जल पर कब्जा किसका होना चाहिए, उस अधिकार का विनिश्चय करना यह आपराधिक न्यायालय का काम नहीं है, ये किसका? सिविल कोर्ट का काम है। लेकिन आपराधिक न्यायालय का काम शांति बनाए रखना है, और अगर 145 जैसी ताकत नहीं होगी तो ऐसा संभव है कि भूमि या जल से संबंधित विवाद ये क्षेत्र की शांति भंग कर दें, क्योंकि उन पर वास्तविक कब्जा किसी का हो सकता है और उन पर कब्जा रखने का गुण और अवगुण पर आधारित हक किसी का हो सकता है। ठीक है, आपके मकान में किराएदार है, नहीं निकलता, कोई अतिचारी है, उसने कब्जा कर लिया है, तो वास्तविक कब्जा तो अतिचारी का है, लेकिन अतिचारी को गुणावगुण पर आधारित कब्जा रखने का हक ये नहीं है। लेकिन गुणावगुण पर आधारित कब्जा रखने का हक किसको है, इसे निर्णय करने का हक क्रिमिनल कोर्ट को नहीं है। क्योंकि अगर अतिचारी का कब्जा भी 12 वर्ष रह चुका है और आपने कब्जा छुड़ाने का कोई प्रयत्न नहीं किया है, तो अब आप कब्जा छुड़ा भी नहीं सकते। और अतिचारी का कब्जा अगर 12 वर्ष रहा भी है तो भी खुलेआम नहीं रहा, या उसने कब्जा मसल पावर के आधार पर बनाए रखा है, तो 12 नहीं युग बीत जाए फिर भी आप कब्जा छुड़ाने के हकदार हैं। ठीक है ना? तो चीजें इतनी आसान नहीं है, चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, और जिसे निर्णय लेना है चीजों के आधार पर वो भगवान नहीं है। वो ये नहीं जान सकता कि वास्तव में अतिचारी ने कई वर्ष पहले कब्जा किया और कितने वर्ष हो गए, ये सब साक्ष्य से तय होना है। साक्षी आएंगे वही तो बताएंगे, और कौन बताएगा? जैसा उन्हें कोई आकाशवाणी थोड़ी होगी कि वो सुन ले कि कब्जा कब किसने क्या किया। तो ये प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड हैं और साक्ष्य से तय होंगे, क्योंकि दोनों पक्षों के अपने अपने दावे होंगे। अब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस सूट, या पक्षकार अपने कब्जों का या अपने कब्जे के गुण और अवगुण का निर्धारण कराने के लिए सक्षम न्यायालय के पास जा ही नहीं रहे,
झगड़ा कर रहे हैं, जैसा अक्सर लोगों की आदत होती है। तो क्रिमिनल कोर्ट ये शांति तो बनाएगा, लेकिन कब्जे के गुणावगुण विषयक प्रश्नों पर कोई निर्णय नहीं कर सकता। अब दो ही रास्ते बचते हैं कि जो कब्जे में हो, हम कहें, दूसरे पक्ष से कहते हैं कि कब्जे में रहेंगे, इन्हें कब्जे में रहने का हक है या नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, मेरा काम शांति मेंटेन करना है, ये कब्जे में रहेंगे। और तुम्हें अगर इस भूमि का कब्जा चाहिए या इस जल का कब्जा चाहिए तो सक्षम न्यायालय जाओ और वहां से आदेश लेकर आओ, और जब तुम आदेश ले आओगे तो बात खत्म, हम तुम्हें कब्जा दिला देंगे, तब तक इन्हीं के पास रहेगा। और यह भी हो सकता है कि हम किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा यही तो कर सकते हैं, अभी आएगा भी, अधिकतम हम इतना कर सकते हैं कि हम मौके पर जाकर जो भूमि और जल से संबंधित विवाद है वहां जाकर हम स्थलीय जांच कर लें कि कब्जा किसका है। भाई इतना ही तो अधिकतम हम कर सकते हैं। तो स्थलीय जांच 148 अभी हम देखेंगे, अभी आ जाएगा 148, तो उनमें 19 और जोड़ दो, जितना सेक्शन बनेगा उतना नई बीएनएसएस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 19 का फर्क चल रहा है। आप अधिकतम स्थलीय जांच करने जा सकते हैं, जो पूर्व की सीआरपीसी में 148 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट का अधिकार है, और अब 148 10 158 167 में मजिस्ट्रेट का अधिकार है। तो आप स्थलीय जांच करने पहुंच गए। तो भूमि शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है? बाजार, मीन क्षेत्र, फसलें, यही तो आता है भाई। 145 सबसेक्शन 2 में या 164 सबसेक्शन 2 में भूमि का अर्थ इस धारा के लिए यही बताया है। तो क्या मछलियां बोलेंगी कि उन पर कब्जा किसका है? जमीन चिल्लाएगी कि उन पर कब्जा किसका है? यानी सब प्रयत्न करने के बाद भी हम ये जानने में असमर्थ हो सकते हैं कि विवाद की विषय वस्तु पर इनफैक्ट कब्जा किसका है। सब तरीके के हम प्रयास कर लें, फिर भी हो सकता है हमें ये पता ही ना लगे कि आखिर कब्जा है किसका। तो ऐसी दशाओं में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि हम खुद कुर्क कर लें और कहें दोनों में से कोई भी इसमें नहीं घुसेगा, क्योंकि न तुम क्लियर सबूत दे पा रहे हो कि कब्जा तुम्हारा है, और न ये क्लियर सबूत दे पा रहे हैं कि कब्जा इनका है, और दोनों के सबूत इस लायक नहीं है कि हम कुछ तय कर पाए। इसलिए कब्जा मेरे पास रहेगा, और अब आप दोनों लोग चले जाओ और सक्षम न्यायालय से तय करा के लाओ। यही इसका समाधान हो सकता है, ठीक है। तो 145 में जब हम पूरी कार्यवाही चला देंगे, 164 में जब, यानी वर्तमान 164 में जब हम पूरी कार्यवाही चला देंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमने जिसका कब्जा पाया उसे कब्जे में रहने का आदेश पारित करते हुए दूसरे पक्षकार को रोक देंगे कि आप इनके कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक अधिकारों का प्रश्न सक्षम न्यायालय से अवधारित नहीं होता। ये कर सकते हैं हम, ठीक है। जब हम पूरी तरह निष्कर्ष पर आ जाएंगे कि कब्जा किसी का नहीं है, ठीक है, या कब्जा किसका है हम तय नहीं कर पा रहे, तो चलो हम कुर्क कर लेंगे। लेकिन अगर स्थिति यह बनी आके कि हमने इधर कार्यवाही शुरू की, पहले नहीं लड़ रहे थे, हमने इधर कार्यवाही शुरू की और इधर लड़ना शुरू, ठीक है, और अभी हमने सिर्फ आदेश दिया है कि आप लोग आइए और वास्तविक कब्जों के संबंध में अपने दावों का लिखित कथन प्रस्तुत करिए, सिर्फ इतना ही कहा है हमने। अब वास्तविक कब्जे के दावों के संबंध में लिखित कथन तो छोड़ो, लाठी लेके तुरंत ही पिल गए, ठीक है। होता है अक्सर, इधर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और उधर झगड़ा शुरू, तब आखिर क्या हुआ? तो ये इंटरप्रिटेशन तो एब्सर्ड लग रहा है 146 का, कि कार्यवाही के शुरू होते ही मजिस्ट्रेट को वो शक्ति न रहे जो 146(1) दे रही है। क्या शक्ति दे रही देखेंगे, यानी वो शक्ति तो होनी ही चाहिए मजिस्ट्रेट के पास, नहीं होगी तो 145 की कार्यवाही ये चलती रहेगी और अशांति होती रहेगी।
तो सारी कार्यवाही का कोई मतलब नहीं बचा। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम ये मान लें कि अंतिम रूप से ही मजिस्ट्रेट जब निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा तभी 146(1) की ताकत उसे रहेगी, तो बिल्कुल सारी जो विधायी योजना है वही विफल हो जाती है। इसलिए 146 के बारे में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि 146(1) और 145 परस्पर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जाएगा। और 146(1) की ताकत मजिस्ट्रेट को उसी समय प्राप्त हो जाती है जैसे ही वो 164(1) अर्थात 145(1) का आदेश ड्रॉन अप करता है और उसे अगर लगता है कि मामला आपातिक है, इमरजेंसी है, ठीक है, यानी सामान्य दशाओं में 146(1) की कार्यवाही नहीं करेगा, सामान्य दशाओं में नहीं करेगा, क्योंकि आपको अगर एप्रीहेंशन है कि ब्रीच ऑफ पीस होगी लैंड या वाटर के डिस्प्यूट के कारण, तो आपको 146(1) की कार्यवाही करने की कोई ताकत नहीं है। आपको 146(1) की कार्यवाही की ताकत तभी है जब आप मामले को आपातिक समझें, ठीक है ना, और 164(1) का आदेश ड्रॉन अप कर चुके हों, तभी है। इवन 164(1) का आदेश आपने ड्रॉन अप कर दिया लेकिन मामला आपातिक नहीं है तो भी नहीं करेंगे आप कार्यवाही 146(1) की, ठीक है ना। यही महत्व के विषय होते हैं और इन्हीं पर कचहरी में अच्छे वकील और बुरे वकील की पहचान होती है। यहीं पर सारी जिरह होती कि आपातिक आपने कैसे समझा, ये बताइए, क्योंकि 164(1) का आदेश तो सभी में ड्रॉन अप होगा, ये तो होगा ही नहीं कि 164(1) का आदेश ड्रॉन अप ना हो, ठीक है, वो तो सभी में होगा, सभी में होगा मीनिंग देयर में अक्सर होगा, हालांकि उसमें भी गलती निकल सकती है। 164(1) का आदेश जिस ढंग से ड्रॉन अप होना चाहिए था, किस सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली, क्या इंफॉर्मेशन मिली, तात्विक तथ्यों का कथन किया नहीं किया, उसके ड्रॉन अप, उसे भी ड्रॉन अप कैसे किया जाएगा ये भी लिखा है, और जो चीजें उसमें होनी चाहिए वो अगर नहीं है तो ये रद्दी का टुकड़ा है जिस पर 164(1) लिख दिया गया है, ये 164(1) का आदेश तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि 164(1) का आदेश तो हम उसे कहेंगे जिसमें वो चीजें हों, अगर वो चीजें ही नहीं है तो तुम गधे को गाय कहना शुरू कर दो तो गधा गाय तो नहीं हो जाएगा, वो रहेगा तो गधा ही, ठीक है ना। तो 164(1) में जो चीजें होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए, लेकिन 90% तक वो होती हैं, अक्सर वो होती हैं, उनमें गलती नहीं होती, हो भी सकती है। एज ए एडवोकेट आपको उस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि है तो नहीं, क्योंकि आपको ताकत कब मिल रही, 164(1) का आदेश ड्रॉन अप करें, तो क्या किया, सबसे पहली बात, और अगर किया तो भी आपको ये ताकत नहीं मिल रही जो 146 से की है। ताकत क्या है देखेंगे, ताकत छोड़ो, ताकत को मारो गोली, ताकत तो छोटी बात होती है, एक लाइन में आ जाएंगे, तो भी नहीं मिल रही वो ताकत। वो कब मिल रही, जब आप मामले को आपातिक समझें। तो आपातिक समझने के संदर्भ में आपके पास क्या साक्ष्य है, कैसे समझा आपातिक, भाई ठीक है ना, बताइए ना कैसे समझा आपातिक। और अगर ये आप नहीं पूछ सकते हैं तो फिर आपको कोई हक नहीं है खुद को वकील कहने का, फिर कोई हक नहीं है भाई। यही तो देखना है कि मामले को आपातिक समझता है, आपातिक होना चाहिए मामला, ठीक है, मामले को आपातिक समझता तो आप 146(1) का आदेश, या फिर दूसरी स्थिति होती कि आप इस संपूर्ण साक्ष्य ले लिए, संपूर्ण कार्यवाही कर लिए, आप इस निष्कर्ष पर ही नहीं है कि किसी का कब्जा है भी और है तो किसका, आप ये तय नहीं कर पा रहे, तो 146(1) की ताकत आपको मिले। 3 ही स्थितियां हैं, चौथी स्थिति नहीं है। तो जहां पर स्थिति है उसी को लेना पड़ेगा। तो आपका कहता है ऐसा कब्जा विवाद की विषय वस्तु, तो वह विवाद की विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक कि कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति होने के बारे में उसके पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर सकता है, कर देता है। यानी 146(1) ताकत दे रही है मजिस्ट्रेट को कि वो विवाद की विषय वस्तु को तब तक
के लिए कुर्क कर ले, हमेशा के लिए नहीं। अब एक सवाल यही खड़ा हो जाता है कि क्या 145(1) इसके अंतर्गत प्रिलिमिनरी ऑर्डर ड्रॉन अप करने के बाद संपूर्ण कार्रवाई चलाई गई, और संपूर्ण कार्रवाई चलने के बाद मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर आ गया कि अमुक व्यक्ति कब्जे में है। उसने कह दिया ठीक, दूसरा पक्ष झंझट नहीं करेगा, ये कब्जे में रहेगा। या वो इस निष्कर्ष पर आ गया कि कोई कब्जे में नहीं है, या इस निष्कर्ष पर आ ही नहीं पाया कि कब्जे में है या नहीं, और यदि है तो कौन, ये भी हो सकता है। तो भी वो विवाद की विषय वस्तु को कुर्क कर सकता है, उसने कर ली। अब पक्षकार, क्योंकि कब तक के लिए करेगा, जब तक पक्षकार सक्षम न्यायालय से अपना उदाहरण कराकर न ले आए। पक्षकार सक्षम न्यायालय से उदाहरण कराकर ले आए। क्या अब वो पक्षकार जिसने सक्षम न्यायालय से उदाहरण करा लिया, अगर डिग्री के आधार पर संबंधित संपत्ति में प्रवेश करता है, अगर दूसरा पक्ष आपत्ति कर रहा तो निष्पादन की कार्यवाहियां चलेंगी, वहां एग्जीक्यूशन के प्रोसीडिंग चलेंगी, और न्यायालय ही उसे कब्जा दिलवा देगा, सिविल कोर्ट। लेकिन ये भले आदमी थे दोनों, जैसे ही अधिकारों का अवधारण हुआ, दूसरे पक्ष ने झंझट करना बंद कर दिया, और पहला पक्ष डिग्री लेकर घुसा उस संपत्ति में। लेकिन संपत्ति कैसी है? कुर्क है। संपत्ति कैसी है? कुर्क हो गई है। और जो कुर्क है तो बंद है। कुर्क है तो ताला लगा होता है ना, उस पर लाख लगी होती है, मोहर होती है मजिस्ट्रेट की। उसको तोड़ दिया, क्या उसने कोई अपराध किया है? अब प्रश्न यहीं पर यह खड़ा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम सुबह बात कर रहे थे कि गिरफ्तार कब है आदमी, ये तो बताओ। ठीक है ना, प्रश्न महत्व का है, क्योंकि किसी को गिरफ्तारी से छुड़ा लेना यह अपराध है। किसी को गिरफ्तारी से छुड़ाना अपराध है। अपनी गिरफ्तारी का प्रतिरोध करना यह भी अपराध है। अगर आप पर गिरफ्तारी से छुड़ाने का आरोप है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार होना ही चाहिए, तभी तो हमने छुड़ाया। अगर वो गिरफ्तारी नहीं था तो हमने छुड़ाया किसे? और अगर हमने गिरफ्तारी से उसे छुड़ाया तो उसे गिरफ्तार कब किया गया था, और उसे कब गिरफ्तार कहा जाएगा, ये जानना जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानते कि गिरफ्तार व्यक्ति कब है और कब गिरफ्तार नहीं है, तो आप ऐसे व्यक्ति की प्रतिरक्षा कर ही नहीं सकते जिसके ऊपर गिरफ्तारी से छुड़ा लेने का आरोप है, क्योंकि आप तो ये जानते ही नहीं कि गिरफ्तार कहते किसको है। ठीक है, इसलिए कानून के एक एक शब्द की जानकारी जरूरी है। आपके सोचने से काम नहीं चलेगा। यह गिरफ्तारी के बारे में जो आपकी कल्पना है उससे काम नहीं चलने वाला। हर चीज पढ़नी पड़ेगी, हर चीज समझना पड़ेगा। अभी उस पर तो कुर्क ताला लगा हुआ है, क्योंकि कुर्क है वो। ठीक है, और इसने ताला तोड़ दिया डिग्री के अधीन। इसके पक्ष में डिग्री हो गई, सक्षम न्यायालय ने इसके पक्ष में अधिकारों का उदाहरण कर दिया, और सक्षम न्यायालय के आदेश के अधीन यह संबंधित संपत्ति में प्रवेश कर गया। दूसरे पक्ष को कोई आपत्ति नहीं। दूसरे पक्ष ने कह दिया कि भाई हमसे कोई, ठीक है, इनके अधिकारों का उदाहरण हो गया, जा रहे। लेकिन संपत्ति कुर्क थी, और संबंधित मजिस्ट्रेट ने इसके ऊपर आपराधिक अभियोग पंजीकृत करवा दिया। क्या यह अभियोग चलने लायक है? बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि कुर्क, आपने कब तक के लिए कुर्क कर सकते थे? आप में ताकत कितनी थी? आपकी शक्ति से सारी चीजें आकी जाएंगी। कानून आपको ताकत दे रहा था। यहां अधिकार किस सूरत में, हाफिज के क्लासिफिकेशन से देखें तो यहां अधिकार शक्ति की सूरत में है। ठीक है ना, क्षमता की सूरत में, शक्ति की सूरत में भी रही, कैपेसिटी क्षमता की सूरत में है। ठीक है, योग्यता इसकी सूरत में है, योग्यता और निर्योग्यता इस सूरत में है। आप में ये योग्यता कब तक थी कि आप कुर्क कर सकते थे? जब तक सक्षम न्यायालय से अधिकारों का अवधारण नहीं होता।
वो अधिकारों का अवधारण होते ही आपकी ही योग्यता जा चुकी है। और ये वही सवाल है कि राष्ट्रपति अगर उनका चुनाव ही नल एंड वॉइड हो गया तो फिर उन्हें महाभियोग से हटाने की जरूरत कहां है? पहले वो राष्ट्रपति तो बने, तब हम महाभियोग से हटाएं। जब वो राष्ट्रपति ही नहीं है, नल एंड वॉइड है उनका चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया नल एंड वॉइड है, तो घोषित भले ही सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर डेट में किया, लेकिन नल एंड वॉइड तो उसी डेट पर था जिस डेट पर डिक्लेयर हुआ। ये अलग बात है कि 71 सबसेक्शन 2 यह कह देता है कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्होंने जो काम किए वे अवैध नहीं समझे जाएंगे, तो वो संविधान की बात है। वो स्वयं 71 सबसेक्शन 2 व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था निर्मित कर रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं हो सकता। तो ऐसे ही आप विवाद की विषय वस्तु को कब तक कुर्क कर सकते थे? एक फॉर्मेलिटी ही तो थी, वो आपके पास नहीं गया इस कुर्की को खुलवाने के लिए। तो उसने अपराध क्या कर दिया, गलत क्या किया? गलत तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। अब एक सवाल उठता है कि क्या अगर 145 यानी 164 की कार्रवाई शुरू हो गई और सिविल सूट भी पड़ गया, सिविल सूट पड़ गया यानी नॉर्मली सिविल सूट हम इसलिए कह रहे हैं कि नॉर्मली संपत्ति से संबंधित सवाल सिविल कोर्ट द्वारा ही निर्णित किए जाते हैं, लेकिन सिविल कोर्ट शब्द का प्रयोग गलत है, क्योंकि 164 सबसेक्शन 2 में भूमि के जो अर्थ बताए गए हैं उसमें मीन क्षेत्र, फसलें आदि भी हैं जिनके संबंध में निर्णय करने का अधिकार किसका? राजस्व न्यायालय का है, सिविल कोर्ट का नहीं है। इसे कायदे से हमें सक्षम न्यायालय ये शब्द प्रयोग करना चाहिए, और सक्षम न्यायालय शब्द का ही प्रयोग बेर में हुआ है, क्योंकि कानून कभी गलत नहीं लिखता। सक्षम न्यायालय इस शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि 164 सबसेक्शन 2 में भूमि के जो अर्थ हैं उन अर्थों के संबंध में जितने प्रकार की भूमियां वर्णित हैं उन सबके संबंध में सिविल कोर्ट को ताकत ही नहीं है, लेकिन फिर भी यूजुअली मुंह से निकल जाता है क्योंकि संपत्ति के संबंध में वे ही न्याय निर्णय करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या 145 या 164 कह लें, इतनी कार्रवाई आरंभ हो गई, ठीक है, और पक्षकार सिविल कोर्ट चले गए, तो क्या 145 की या 164 की कार्रवाई ऑटोमेटिकली बंद हो जानी चाहिए? ठीक है, क्योंकि अपने अधिकारों का अवधारण कराने वे पहुंच गए। क्या मजिस्ट्रेट तब कुर्क नहीं कर सकता? ठीक है, क्या मजिस्ट्रेट तब कुर्क नहीं? क्योंकि अगर ऐसा है तो 146 सबसेक्शन 1 फिर ये कह क्यों रहा कि 145 1 का आदेश ड्रॉन अप होते ही जिस समय मामले को आपराधिक समझ लेगा उस समय ऐसा कर देगा? तो क्या सक्षम न्यायालय जाते ही 146 1 की ताकत इसका उपयोग रुक जाता है? नहीं, नहीं रुकता, नहीं रुकता है। अब दूसरा सवाल कि मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने संपत्ति को कुर्क कर लिया, 146 1 इसके अंतर्गत कुर्क कर लिया क्योंकि आपातिक समझ रहा था वो, और आपातिक था, लेकिन सिविल कोर्ट या सक्षम न्यायालय जो भी था उस भूमि या जल के संबंध में, ठीक है, जिसके संबंध में विवाद है उसके संबंध में न्याय निर्णय का हक जिस न्यायालय के पास था उसने अस्थायी व्यादेश ये पारित कर दिया, ठीक है ना। अस्थायी व्यादेश पारित करके उसने कहा, अगर उसने ये कहा यथास्थिति बनाई रखी जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, कुर्क है तो कुर्क रहेगा। लेकिन वो जो सक्षम न्यायालय उसने दूसरे पक्ष को कब्जे में मान लिया, ये निष्कर्ष पर नहीं आ पाए, लेकिन वो निष्कर्ष पर आ गया कि अमुक व्यक्ति कब्जे में था और उसने दूसरे को रोक दिया कि आप इनके कब्जे और दखल में कोई हस्तक्षेप तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ये मामला चल रहा है, और ये कुर्क कर चुके थे। अब क्या होगा? ठीक है, ये तो कुर्क कर चुके, उधर से आया कि आप इनके कब्जे और दखल में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो उनका आदेश प्रिवेल करेगा, और ये कार्रवाई क्यों प्रिवेल करेगा? इसलिए नहीं, प्रिवेल करने के दो कारण। आपने मामले को आपातिक समझा था, ठीक, लेकिन आपने कब तक के लिए कुर्क करने का आदेश दिया था? जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा मामले के अधिकारों का अवधारण नहीं किया जाता।
मामले में अधिकारों का अवधारण, अब अधिकारों का अवधारण अस्थायी ही सही, लेकिन सक्षम न्यायालय ने कर दिया है। ठीक है, उसने यह कह दिया कि अमुक व्यक्ति कब्जे में है, और आपने कुर्क कब किया था? या तो आपने मामले को आपत्तिक समझा था, या आप इस निष्कर्ष पर ही नहीं आ पाए थे कि कब्जे में कौन है। ठीक है, या आपने किसी को भी कब्जे में नहीं पाया था, यह थी बात ना, तभी तो किया था आपने कुर्क। अब मामले में सक्षम न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर यह अभिमत व्यक्त किया है कि अमुक व्यक्ति कब्जे में है, तो यह कहा ही कैसे जा सकता है कि सक्षम न्यायालय का कब्जे के संबंध में अवधारण नहीं है? अवधारण तो है, अस्थायी अवधारण है, ये ठीक है, लेकिन अवधारण है, और जो अवधारण है तो 146 वन में या 165 वन में जो आपने कुर्की की, इसका औचित्य ही कहां रह जाता है? ठीक है ना? अर्थात सिविल कोर्ट अगर उसका स्टे आ गया तब बात अलग है, और स्टे भी इस ढंग का आ गया, स्टे जानबूझकर बोल रहा हूं क्योंकि सामान्य भाषा है, अदरवाइज स्टे शब्द का प्रयोग गलत है, हमने आपको पहले कहा, क्योंकि स्टे और अस्थायी व्यादेश दो अलग बातें हैं। जिसे आप स्टे कहते हो वो अस्थायी व्यादेश होता है, स्टे अलग बात है। स्टे केवल सुपीरियर कोर्ट द्वारा इंफीरियर कोर्ट की कार्यवाही को रोकने के लिए पारित आदेश को ही कहा जाता है, इसके अलावा नहीं। लेकिन भाषा के अपने अर्थ हो जाते हैं, और कई बार गलत शब्द प्रयोग आपको भाव का संप्रेषण कर देता है, यद्यपि उसका अर्थ वो नहीं है। ठीक है, जिस भाव को आपने उस शब्द के प्रयोग द्वारा संप्रेषित कर दिया है, जैसे आप जाते टॉयलेट हैं, बताते हैं बाथरूम गए थे। ठीक है, तो बाथरूम टॉयलेट नहीं है, दोनों बातें, दोनों डिस्टिंक्ट बातें हैं। ठीक है, लेकिन हो जाता है, चलता रहता है। तो इसलिए यहां पर क्योंकि सक्षम न्यायालय द्वारा अवधारणा आ गया, ठीक है, तो आपकी भाषा में स्टे से आ गया, और वैसे सही भाषा तो यह अस्थायी व्यादेश से आया, तो अधिकारों का अस्थायी अवधारण ही सही, लेकिन आ चुका है, इसलिए अब उस आदेश का पालन होगा। लेकिन अगर कोई स्टे नहीं है तो 146 वन में मजिस्ट्रेट की ताकत कहीं रुकी हुई नहीं है। अगर सिविल कोर्ट कार्रवाई करता है तो वहां तो अधिकारों का अवधारण चल रहा है, तब तक क्लेम कुर्क रखेंगे। ये जो कब्जे में होगा उसे कब्जे में बनाए रखने के लिए आदेश पारित कर देंगे, और वो कब्जे में रहेगा ताकि झगड़ा ना हो। ठीक, तो 146 वन में कुर्क करने की ताकत है मजिस्ट्रेट को, और तीनों दशाओं में है। एक, जब 145 वन का ऑर्डर ड्रॉन अप करने के बाद किसी भी समय वो मामले को किसी भी समय, मीनिंग देता किसी भी समय, निर्णय से पहले और आदेश ड्रॉन अप करने के तत्काल बाद। और यही स्थिति सिविल कोर्ट से जब आप अस्थायी व्यादेश अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 मांगते हैं, ठीक है, वहां भी स्थिति यही है, क्योंकि आदेश 39 नियम 1 व 2 हमने आपको बताया था, उसमें वे आधार दिए गए हैं जिनके आधार पर अस्थायी व्यादेश पारित करने का आदेश दिया जाता है। और आदेश 39 नियम 3 में प्रक्रिया दी है, जिस प्रक्रिया से अस्थायी व्यादेश पारित किए जाते हैं। और आदेश 39 नियम 3 में लिखा है कि सिविल वाद दायर होने के पश्चात किसी भी समय यदि न्यायालय को यह लगता है कि अस्थायी व्यादेश दिया जाना चाहिए, तो मामले के पक्षकारों में से किसी के द्वारा आवेदन करने पर, यानी वादी ही सिर्फ अस्थायी व्यादेश ले सकता है, नहीं, प्रतिवादी भी अस्थायी व्यादेश ले सकता है। और कब? सिविल वाद दायर होने के तत्काल बाद से, जब तक निर्णय ना हो जाए तब तक, कभी भी। ठीक है, और अगर मांगा जाता है तो दूसरे पक्ष को बिना सुने भी अस्थायी व्यादेश पारित किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मल रूल यह है कि दूसरे को सुनकर ही अस्थायी व्यादेश देना चाहिए, लिखा है। और सिविल वाद दायर कब होता है? आदेश 4 नियम 1 क्या कहता है? जबकि सिविल वादों के रजिस्टर में आपके द्वारा प्रस्तुत वाद समुचित संख्यांक पर
ठीक है, प्रविष्ट कर दिया जाता है तो सिविल वाद दायर हो जाता है। और हमने आपको बताया कि वो संख्यांक ही ओएस नंबर कचेरी की भाषा में मूलवाद संख्या ओरिजिनल सूट नंबर ये कहलाता है। जैसे वो दायर हुआ वैसे ही जैसे प्रविष्ट किया गया उचित संख्यांक पर 495 नंबर पर दर्ज हुआ। ठीक, 495 ओएस नंबर है आपका। ठीक है, ये स्थिति है। यहां भी 145(1) का आदेश जैसे ही ड्रॉअप किया, अभी तामील नहीं है, अभी तामील नहीं है, अभी तो ड्रॉअप वही हुआ, तामील कहां है अभी। वैसे ही 146(1) में कुर्क कर लेने की ताकत आ गई है। लेकिन कुर्क कब तक रखेंगे? जब तक मामले को आपत्तिक समझेंगे तब तक। कब तक रखेंगे? जब तक मामले में पक्षकारों के अधिकारों का सक्षम न्यायालय द्वारा अवधारण नहीं कर दिया जाता। अस्थाई स्थायी इससे मतलब नहीं। ठीक है, तब तक कुर्क रख सकते हैं 146(1) की ताकत के आधार पर। और 146(1) में क्या कर सकते हैं? क्योंकि संपत्तियां ऐसी भी हो सकती हैं, कहा ना भूमि के अंतर्गत बाजार, फसलें, मीन क्षेत्र, फलाना ढिमाका आता है। इसका मतलब डेफिनेशन इंक्लूसिव है। इसका मतलब भूमि के जितने प्रकार हो सकते हैं सब उस डेफिनेशन में आते हैं। हमने कहा था सड़क वो भी भूमि का प्रकार है, स्कूल वो भी भूमि का प्रकार है, अस्पताल वो भी भूमि का प्रकार है। ठीक है, भूमि शब्द हमने कहा था भिन्न भिन्न अधिनियमों में अलग अलग भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। जब इसे जड़े में पढ़ते हैं तो भूमि से अभिप्रेत हो जाता है कृषि योग्य भूमि, ऐसी भूमि जिस पर मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन या बागवानी ये चल रही है, वहां भूमि के अलग प्रकार हैं। या कृषि से आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए जिस भूमि का प्रयोग हो रहा है उसी को भूमि कह रहे हैं जड़े में। टीपीए में हर प्रकार की भूमि शामिल है। ठीक है, तो विभिन्न अधिनियमों में भूमि के अलग अलग मतलब है। वहां टीपीए में भूमि को डिफाइन करता है, क्या करता है? भूमि से अभिप्रेत है। ठीक है, क्या क्या? भूमि में निविष्ट, जैसे भित्तियां और निर्माण, हर चीज नहीं जो भूमि में निविष्ट है, प्रत्येक चीज नहीं जो भूमि में निविष्ट है। कौन से भूमि में निविष्ट? जैसे भित्तियां और निर्माण, यानी भित्तियां और निर्माण जैसे निविष्ट किए जाते हैं वैसे जो भूमि में निविष्ट है वो है भूमि। टीपीए के लिए भित्तियां और निर्माण कैसे निविष्ट करते हैं? मानव कौशल से, ह्यूमन स्किल से नींव खोदते हैं, उसमें दीवार उठाते हैं, तब वो निविष्ट होती। तुम नहीं निविष्ट कर सकते, वो ह्यूमन स्किल का परिणाम है। कहता है भूमि में निविष्ट जैसे भित्तियां और निर्माण। ठीक है, ये कहता है भूमि में मूलित जैसे पेड़ और झाड़ियां। ठीक है, जैसे पेड़ और झाड़ियों का मतलब यह है जिसकी जड़ भूमि में है, जो भूमि में गड़ गया वो भूमि नहीं है, वो भूमि में मूलित है किंतु पेड़ और झाड़ियों के समान मूलित नहीं है, इसलिए उसे भूमि नहीं कह सकते। जो अपने ही बोझ से, आपने मशीन रखी जमीन में, कई बार मशीन में इतना बोझ होता है वो खुद ही गड़ जाती है जमीन में, तो वो भूमि मूलित है किंतु पेड़ और झाड़ियों के समान नहीं। भूमि में निविष्ट, भूमि में मूलित और भूबद्ध वस्तुओं से स्थायी तौर पर, भूबद्ध वस्तुओं से स्थायी तौर पर इसलिए जुड़ी हुई ताकि भूबद्ध वस्तुओं का अधिक लाभप्रद उपभोग हो सके। कि दरवाजा, खिड़की निकाले जा सकते हैं, लेकिन भूमि में निविष्ट दीवार से इसलिए जोड़े गए हैं ताकि इस स्पेस का अधिक लाभप्रद उपभोग हो सके। अगर दरवाजा नहीं होगा तो इसमें कोई घुस नहीं पाएगा, इसका कोई उपयोग ही नहीं बचेगा। इसलिए दरवाजा टीपीए के लिए भूमि बन गया। इसीलिए जब आप बैनामा लिखते हैं तो अलग से नहीं लिखते कि भूमि में, उस मकान में मौजूद किवाड़े भी ट्रांसफर हो गए, पंखे भी ट्रांसफर हो गए, खिड़कियां भी ट्रांसफर हो गई, जब और वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर मान ली जाती हैं क्योंकि भूमि ट्रांसफर हो गई। भूमि, वो भूमि के भाग हैं। ठीक है ना, क्योंकि भूमि के भाग क्यों हैं? क्योंकि भूमि में निविष्ट वस्तुओं से वे स्थायी तौर पर इसलिए आबद्ध हैं ताकि उस भूमि का अधिक लाभप्रद उपभोग हो सके।
तो आप जो बेयर में पढ़ रहे हैं उसे उन शब्दों को तथ्यों पर लागू करिए, ठीक है ना। कानून पढ़ने के लिए नहीं है, इट इज द सब्जेक्ट फॉर द एप्लीकेशन। और यूं तो सारे ही सब्जेक्ट एप्लीकेशन के लिए हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए नहीं है, सारे सब्जेक्ट अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन के लिए। तो कानून भी, और कानून तो शुद्ध एप्लीकेशन के लिए है, वो पढ़ने के लिए नहीं है, या यूं कहें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं। क्योंकि अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर अप्लाई क्या करेंगे, और अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर, ठीक है, पढ़ा हुआ कभी समझ में नहीं आ सकता। फिर तो आदतन अप्लाई करेंगे, वैसे ही जैसे आप आदतन पूजा करते हैं, आपको कुछ पता नहीं है कि भगवान है या नहीं है, जैसे आप आदतन पूजा कर लेते हैं, इसीलिए आपकी पूजा में कोई तत्व नहीं है, कोई उसका प्रभाव नहीं होता, तो पूजा करते रहो, तो तुरंत ही बाहर निकलते कुत्ता काट लेता है तुम्हें। ठीक है भाई, ये भी हो सकता है कहीं तो अभी ईश्वर को याद करके आ रहे और तुरंत कुत्ते ने काट लिया, इसका मतलब ये है कि ईश्वर ने कुत्ते भेजा होगा तभी तुमने काट लिया। तो इसीलिए ना, क्योंकि वो कुछ कर ही के नहीं आ रहे थे, तुम तो आदतन, आदत थी वैसी कर दिया। तो ये स्थिति है। तो आपको कानून के एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। तो चूंकि भूमि, इस शब्द का एक स्पेशल अर्थ बताया है किसमें, 164 सबसेक्शन 2 में। इसलिए ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जिस भूमि के बारे में पक्षकारों में झगड़ा हो, वो भूमि ऐसी हो कि अगर उसे कुर्क कर लें तो पक्षकारों का भले ही कुछ ना बिगड़े, समाज का बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। दो मैनेजमेंट कमेटी, दोनों लाठी लिए खड़ी हैं, गर्ल्स कॉलेज है या बॉयज कॉलेज है या कोई कॉलेज है, लाठी लिए दोनों खड़े, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। अब अगर हम कुर्क कर लें तो बच्चा भी नहीं जाएगा, कुर्क कर लेंगे फिर तो कोई नहीं जाएगा। 1,500 बच्चों का भविष्य दांव पर है, एक इंडस्ट्री है उसमें झगड़ा हो रहा है, अगर हम कुर्क कर लें तो नासी हो जाएगा। तब रिसीवर अपॉइंट होगा, रिसीवर, ठीक है, वो चलाएगा, तुम दोनों नहीं चलाओगे, तुम दोनों नहीं चलाओगे, ठीक है ना। आप दोनों में से कब्जे में कौन है ये हम तय नहीं कर पा रहे, और ना मेरा काम है तय करना, भाई मेरा काम भी तो नहीं है, वो तो सक्षम न्यायालय तय करेगा। लेकिन हम अब रिसीवर बिठाएंगे, ठीक है, वो काम करेगा। और उसे शक्तियां क्या होंगी, वे शक्तियां होंगी जो सिविल कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर की होती हैं। सिविल कोर्ट ये रिसीवर कहां अपॉइंट करता है, आदेश 40 नियम 1 और नियम 5 दोनों में अपॉइंट होते हैं, वहां रिसीवर अपॉइंट होता है। उस रिसीवर की जो शक्तियां होंगी वे आपकी शक्तियां होंगी, और वे ही कर्तव्य होंगे उस रिसीवर के। और मान लीजिए पक्षकार सक्षम न्यायालय चले जाते हैं और वहां से रिसीवर अपॉइंट करा लेते हैं तो बहुत अच्छा, तब तो कोई बात ही नहीं। भाई सक्षम न्यायालय का रिसीवर आ गया तो हमारे द्वारा नियुक्त रिसीवर, वो तो फॉर द टाइम बिंग व्यवस्था थी, ठीक है, उसे दे देंगे। क्योंकि लड़ाई नाक की थोड़ी है, लड़ाई नाक की नहीं है, लड़ाई तो जरूरत की है, क्योंकि सक्षम न्यायालय जा ही नहीं रहे थे। इस वजह से रिसीवर एक आपातिक व्यवस्था, एक इमरजेंसी सिचुएशन, ये इसके लिए व्यवस्था की गई, ठीक है। अच्छा आगे, परंतु क्योंकि आपातिक व्यवस्था है, अभी 146(1) की ही बात चल रही, रिसीवर का अपॉइंटमेंट मेरे ख्याल से 146(2), हाँ 146(2) में, अभी 146(1) में ही, और 146(1) अधूरा रह जाएगा, ठीक है। सिविल कोर्ट भी नहीं गया पक्षकार, लेकिन हमने आपातिक समझा था, कुर्क कर लिया, आपात स्थिति खत्म हो गई, अब आपातिक नहीं है मामला, हम कुर्की वापस ले लेंगे, ठीक है, कुर्की वापस ले लेंगे। अब देखिए वहां कचहरी में रिवीजन आते हैं, और कई बार हमसे पूछा जाता है कि बताइए, क्योंकि स्टेट को तो हम ही रिप्रेजेंट करेंगे ना, ठीक है, चाहे कोर्ट, अवर कोर्ट, वो भी तो स्टेट ही है। हमने कहा ना स्टेट के 3 अंग हैं, स्टेट के 3 अंग हैं, एक न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा विधायिका। तो न्यायपालिका ने भी राज्य की हैसियत में जो कुछ डिसाइड किया सो डिसाइड किया, ठीक है, जो कुछ डिसाइड हुआ उतना राज्य की हैसियत में किया, और राज्य को रिप्रेजेंट कौन करता है, हम। तो अपीलेट कोर्ट में लोअर कोर्ट के लिए भी कौन खड़ा होगा, हम, क्योंकि हम राज्य को, ठीक है, कर रहे हैं ना रिप्रेजेंट। अपीलेट कोर्ट, अब इस समय कोर्ट होगा, ठीक है,
लेकिन वो बॉस नहीं है अवर न्यायालय का, वो कोर्ट, अब वो कोर्ट की शक्ति का प्रयोग कर रहा है और अवर न्यायालय अब हमारा मुवक्किल हो गया क्योंकि अब वो राज्य है। इसीलिए वहां देखते हैं आप, जब रिवीजन या अपील पे जाते हैं आप, तो वो ठीक है कहते बताइए कोर्ट साहब आपको क्या कहना है एडमिशन पे। हम कहते नहीं नहीं साहब लोअर कोर्ट का निर्णय एकदम ठीक है, इनकी खारिज कर दीजिए, इनका खारिज होना चाहिए, कुछ नहीं है, बेकार की बात है। हम विरोध करते हैं उस चीज का, क्यों? क्योंकि हम राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो राज्य ही है, ठीक है ना। तो अब होता ये, वहां हमसे पूछा जाता है कि 146(1) इसके अगेंस्ट बताइए रिवीजन मेंटेनेबल है या नहीं। अब दोनों बातें मेंटेनेबल है भी और नहीं भी है। अब यही कानून की वो है खूबसूरती। अगर स्थिति है 146(1) की ताकत आपको कब मिली? जबकि 146(1) का ऑर्डर ड्रॉन अप हो गया, वो 145(1) का ऑर्डर ड्रॉन अप हो गया तब मिली। अब 145(1) का ऑर्डर ही नहीं है, ड्रॉन अप ही नहीं हुआ, या उसमें ऐसी खामी है जिसकी वजह से 145(1) का ऑर्डर मान ही नहीं सकते। अब मेंटेनेबल है, अब मेंटेनेबल है, ठीक है ना। और अगर सिर्फ सब कुछ ठीक है, बस आपातिक आपका कहना नहीं है और उनका कहना है इसलिए किया, अब मेंटेनेबल नहीं। क्यों नहीं मेंटेनेबल है? क्योंकि कहता परंतु यदि ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि विवाद की विषय वस्तु के बारे में परीक्षांत भंग होने की कोई संभाव्यता नहीं रही, तो वह किसी भी समय कुर्की को वापस ले सकता है। आप वहीं क्यों नहीं गए? आप वहीं जाओ ना, आप रिवीजन में क्यों आ गए? आप वहीं जाओ। आप कहते हो परीक्षांति भंग होने का कोई खतरा नहीं, तो वो मजिस्ट्रेट आपका दुश्मन है, वहां क्यों नहीं जा रहे? वहां जाओ, वहां बताओ कि भाई आपने गलती से कुर्क कर लिया, परीक्षांत भंग होने का कोई खतरा नहीं है, ठीक है, वो वापस ले लेंगे, उन्हें है तो ताकत परंतु में, ठीक है। अब ये मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए हम दोनों बातों में से कोई उत्तर नहीं दे सकते, जैसे ये दे रही थी, यही नहीं आप सब दे रहे थे। देखिए बोलने का तरीका एक ही है, यही है कि हम कोर्ट तो एक ही को कर सकते हैं ना, कर सब वही रहे थे, खाली यही नहीं कर रही थी, सब वही कर रहे थे। भाई वो भी तो कह रहे थे कि पकड़ लिया गिरफ्तारी, ठीक है, ये नहीं है कानून में। कानून में ये और ये, इसमें चुनाव नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यही तो गड़बड़ है। यहां 2-2 चार्ज नहीं है, यहां 2-2 5 भी हो सकते हैं, और इसीलिए उसे क्लियर जानने की जरूरत है। अब मेंटेनेबल है भी नहीं भी है, दोनों बातें, ठीक है। खैर, तो आप पुनरीक्षण करा भी सकते हैं इसका और नहीं भी करा सकते। अगर आपका 146(1) यानी 165(1) इस ऑर्डर को करने में ही गलती है तो मेंटेनेबल है, रिवीजन यानी पुनरीक्षण होगा। अदरवाइज आपातिक होने के संबंध में गलत निष्कर्ष है। अब स्थिति यह है कि अंतर्वर्ती आदेश है, वहीं से ठीक कराया जा सकता है, इसके लिए रिविजनल कोर्ट आने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। 146 सबसेक्शन 2 देखेंगे, यानी 165 सबसेक्शन 2 कहता है जब मजिस्ट्रेट विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करता है, यानी अगर स्कूल कॉलेज आदि भी है तो पहले कुर्क करेगा, फिर रिसीवर की नियुक्ति करेगा और रिसीवर को कब्जा दे देगा, तो कुर्क विषय वस्तु उसके पास चली गई, ठीक है ना। अब वो अपने ढंग से उसे चलाता भी रहेगा, कुर्की भी रहेगी। कुर्की किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम नहीं घुसोगे, तुम्हारे लिए कुर्की है, बाकी सबके लिए नहीं है, ठीक है ना। जैसे 144 लगाई गई, तुम नहीं आओगे इस जगह पर, ठीक है, तुम्हारे लिए 144 है, क्योंकि 144 में क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को कुछ करने से रोक सकते हैं और उसे अपने कब्जे की संपत्ति की विशेष प्रकार की व्यवस्था करने का निर्देश ये दे सकते हैं। 2 काम कर सकते हैं। यदि इन 2 कामों में से किसी एक की प्रवृत्ति यह हो या इससे संभावना हो कि लोक सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को क्षति बाधा क्षोभ का निवारण होगा, ठीक है ना, मानव जीवन को उत्पन्न संकट, स्वास्थ्य, ठीक है, यह सुरक्षा का निवारण, सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी, लोक शांति, इसके भंग होने की जो संभावना है उसका निवारण होगा, या बलवे या दंगे का निवारण होगा, तो कर सकते हैं। और 144 का आदेश व्यक्ति के खिलाफ और व्यक्तियों के खिलाफ हो सकता है। अगर एक व्यक्ति के किसी स्थान पर आने पर दिक्कत है तो उसके लिए 144, बाकी के लिए नहीं, वो नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही है, विवाद की विषय वस्तु हमने कुर्क कर ली,
क्योंकि रिसीवर का अपॉइंटमेंट उसी के बाद होगा, क्योंकि कहता है जब मजिस्ट्रेट विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करता है तब यदि ऐसे विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, यानी पहले कुर्क करेगा, बिना कुर्क किए नहीं हो सकता, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कुर्क भी करना चाहिए और उस संपत्ति के संबंध में किसी सिविल न्यायालय का कोई रिसीवर यह भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि लिखा है, दोनों बातें लिखी हैं। जब मजिस्ट्रेट विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करता है तब यदि ऐसे विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है तो वह उसके लिए ऐसा इंतजाम कर सकता है जो वह उस संपत्ति की देखभाल के लिए उचित समझता है, अथवा यदि वह ठीक समझता है तो उसके लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है जिसको मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वे सब शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन रिसीवर को होती है। यानी दो कंडीशन, पहले कुर्क करे और सिविल न्यायालय का रिसीवर नहीं हो। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, अब मजिस्ट्रेट को शक्ति मिल रही कि संपत्ति की व्यवस्था के लिए वो जो तरीका उचित समझे वो अपनाए, और इन तरीकों में से एक ये भी है कि रिसीवर अपॉइंट कर दे, ठीक है। और अगर मजिस्ट्रेट रिसीवर अपॉइंट करता है तो सिविल न्यायालय भी अगर कोई अपॉइंटमेंट कर देता है तो उसको देखा, क्योंकि उसके अधीन रहते हुए इस मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त रिसीवर को वे सब शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नियुक्त रिसीवर को होती हैं, ठीक है ना। तो अगर बीच में भी सिविल न्यायालय का रिसीवर आ जाएगा तो ये मुक्त हो जाएगा, ये उसे कार्यभार दे देगा। परंतु यदि विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में नियुक्त कर दिया जाता है, आगे क्लियर कर दी उन्होंने स्थिति, तो मजिस्ट्रेट अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा कि वह विवाद की विषय वस्तु का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को दे दे और तत्पश्चात वह अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को उन्मोचित कर देगा और ऐसे अन्य आनुषंगिक या परिणामिक आदेश कर सकेगा जो न्याय संगत है। यानी जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री, उस पर रिसीवर मजिस्ट्रेट का था, अब अकाउंट, क्योंकि इंडस्ट्री में तो लाभ भी आ रहा होगा, ठीक है, रिसीवर के नाम खुला हुआ है, उसमें पैसा जमा हो रहा था, तो अन्य आनुषंगिक आदेश यानी ये भी आदेश करेगा कि तुम्हें उन्मोचित किया जाता है, और साथ में सिविल न्यायालय द्वारा जो नियुक्त रिसीवर आया उसके पक्ष में आदेश, ठीक है, उसके पक्ष में खाता ट्रांसफर करने के लिए जो कुछ जरूरी कार्यवाही है वो भी आप करो, ठीक है। तो अन्य आनुषंगिक और परिणामिक आदेश अगर करने की अधिकारिता या, ठीक है, उन्हें करने का आदेश देने की अधिकारिता मजिस्ट्रेट में नहीं होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो 145 और 146 दीज आर द कॉम्प्रिहेंसिव कोड, ठीक है। 145 अलग ढंग की बात कर रही है और 146 उस दशा की बात कर रही है जबकि मामला आपातिक या विवाद की जो विषय वस्तु भूमि या जल है उसके संबंध में अशांति के निवारण के लिए फौरी तौर पर तात्कालिक उपायों की जरूरत है। उनमें रिसीवर का अपॉइंटमेंट, उनमें संपत्ति को कुर्क करना, ये शामिल है, ठीक है। तो अगर 146 नहीं होगी अर्थात 165 नहीं होगी तो 164 मात्र की मौजूदगी से विधायिका उस उद्देश्य को भली प्रकार से प्राप्त नहीं कर पाएगी जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये सेक्शन बनाए गए, ठीक है ना। दैट इज व्हाई ये 146 जोड़ी गई या 165 जोड़ी गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 164 और 165 को अलग अलग करके देखने की जरूरत नहीं है, ये एक ही चीज है, ठीक है। जब कभी 164 की कार्यवाही करते हुए मजिस्ट्रेट को जरूरत लगेगी कि 165 के अंतर्गत कार्यवाही करना चाहिए तो करेगा, ठीक है। और ये सिर्फ शांति भंग न हो इसके लिए इनका विवाद की विषय वस्तु जो भूमि या जल है उस पर अधिकार रखने के अधिकारी व्यक्ति का न्याय निर्णय करना इस धाराओं का न उद्देश्य है और न ही ये न्यायालय कर सकता है, वो तो सक्षम न्यायालय ही करेगा। लेकिन जब तक सक्षम न्यायालय से अधिकार रखने के पक्षकार व्यक्ति की, अधिकार रखने के लिए योग्य व्यक्ति की पहचान नहीं होती तब तक के लिए एक फौरी व्यवस्था ये करने का तरीका यहां रखा गया, ये हुआ और बिल्कुल ठीक ऐसी ही कार्यवाही रूढ़िक और सुख अधिकारों के बारे में
चलेगी वो बिल्कुल ठीक ऐसी ही कार्रवाई है। इसलिए उस पर कल बात कर लेंगे और कल पुलिस की निवारक कार्रवाई के बारे में बात करके ईश्वर ने चाहा तो परसों से हम लोग एफआईआर पर बात करेंगे, देखेंगे।